हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20 की प्रिपरेशन में भारतीय न्याय संहिता 2023 यानी कि BNS 2023 को कॉन्सेप्ट के साथ में अच्छे से कवर करेंगे। आज की वीडियो में हम BNS का इतना अच्छा PDF बना के लेकर के आए हैं कि आपका BNS को लेकर के, नए कानून को लेकर के पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो के बाद हम IPC को कवर करेंगे। तो ये जो आपके BNS है इस बार के सिलेबस में भी है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर का वेटेज है। लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में, AIB 19 एग्ज़ाम में टोटल सवाल पूछे गए थे, BNS से ज़्यादा सवाल आए थे, यानी कि 7-8 नंबर की जो ये BNS है, IPC BNS दोनों मिला के, तो मोस्टली क्वेश्चन पूछे गए थे BNS से। तो अपन BNS पे ज़्यादा फोकस करेंगे, IPC को भी पढ़ेंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो ये जो BNS है इसने रिप्लेस किया है IPC को। IPC में सेक्शन थी 511 यानी कि 511 धाराएं थी, आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद में ये जो नया एक्ट, ये जो कोड बनी है BNS, इसमें सेक्शन है 358, टोटल सेक्शन है 358। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, भारतीय न्याय संहिता 2023 कब पारित हुआ? इनैक्टमेंट डेट क्या थी? देखो, मैं आपको पूरी तरीके से बताता हूँ कि सबसे पहले जो ये बिल है BNS का, ये रखा गया था संसद में 11 अगस्त को, यानी कि मानसून सत्र में रखा गया था। उस समय नहीं पास हुआ, वो बात अलग है, लेकिन फिर उसको विड्रॉ करना पड़ा। 12 दिसंबर को ये जो बिल था हमने विड्रॉ किया। उसके बाद इसका बिल जो है वो रखा गया था 12 दिसंबर को ही, सेकंड बिल रखा गया था। सेकंड बिल 12 दिसंबर को, और सत्र था संसद का शीतकालीन सत्र, उस दरमियान रखा गया। उसके बाद 12 दिसंबर के बाद में 20 दिसंबर को लोकसभा से ये जो बिल था BNS का, ये पास हो गया। उसके बाद 21 तारीख को राज्यसभा में रखा गया, तो राज्यसभा में भी पास हो गया 21 तारीख को। और फाइनली प्रेसिडेंट ने अपनी असेंट, यानी कि राष्ट्रपति ने अपनी सहमति, द्रौपदी मुर्मू ने अपनी सहमति 25 दिसंबर 2023 को इस बिल पर दे दी थी, यानी कि अब ये बिल एक्ट बन चुका था। तो ये इनैक्टमेंट डेट रहेगी आपके 25 दिसंबर 2023। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 1 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो चैप्टर 1 में, अब चैप्टर की बात करते हैं तो IPC में टोटल चैप्टर थे अपने 23 और 511 धाराएं थी। इस जो BNS में है उसमें आपके चैप्टर कम हो गए हैं, 20 अध्याय हैं, और 20 अध्याय में ये पूछ रहे हैं पहले अध्याय में कितनी धाराएं हैं। तो पहले चैप्टर में 3 धाराएं हैं, आपको ध्यान में रखनी है। तो ऑप्शन है इसका। जब आपके पास बेरेक्ट होंगे तो बेरेक्ट से ही आंसर देने हैं, आपको ध्यान रखना ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको कम टू पॉइंट जाके पढ़ना है और अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाना है। ऐसा नहीं कि आप 1000 MCQs कर लो, 500 कर लो, तब भी BNS में आपके 4-5 नंबर ही आने। हो सकता है 2-3 सवाल इलस्ट्रेशन बेस पूछ ले, तो वहाँ दिमाग ज़्यादा नहीं खपाना है, ठीक है अपना। हाँ, 5 नंबर आ रहे हैं, 6 नंबर आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। अपने को टारगेट होना चाहिए कि AIB कैसे क्लियर करें, ना कि ये कि हम कितने ज़्यादा परसेंटेज लेके आए। इसमें परसेंटेज का कोई महत्व नहीं है, सीधा आपका रिजल्ट आएगा पास या फेल, बस इतना। इसमें वो भी नहीं आएंगे कितने नंबर आए, ये भी शो नहीं होगा। इसलिए अपने ध्यान रखना है कि अपने को क्लियर करना है बस इसका, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट, जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, तो फिर आपके कोई दिक्कत नहीं होगी। आप साथ में बेरेक लेकर के जाना, 101% आपका क्लियर हो जाएगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल कितने अध्याय हैं? क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी चैप्टर आर देयर इन भारतीय न्याय संहिता 2023? देखो, चैप्टर तो टोटल कितने हैं? 20। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 20 अध्याय हैं कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय न्याय संहिता 2023 में शिशु की किसे परिभाषित, चाइल्ड किसे परिभाषित किया गया है, ठीक है। तो ये जो BNS पढ़ रहे हैं, इसकी मैंने पूरी डिटेल जो नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स मतलब थे, जिसको बना करके मैंने कंप्यूटराइज किया, और उस नोट्स को मैंने प्रोवाइड करवाया है आपको टेलीग्राम चैनल पे। अभी व्हाट्सएप पे भी ग्रुप बनाया है, जिसकी लिंक आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल की भी लिंक दे रहा हूँ। तो वहाँ मैं स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाऊँगा, जिससे आप पढ़ करके भी अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो, कहीं और
डायरेक्ट में इतना नहीं होता है, एक्सप्लेनेशन नोट्स में मिल जाएगा। तो भारतीय न्याय संहिता में जो अभी नई जो बीएनएस बनी है, इसमें चाइल्ड शब्द को है ना डिफाइन किया है। पहले नहीं था डिफाइन, अब डिफाइन किया है। आईपीसी में डिफाइन नहीं था। तो 18 साल से कम वाले जितने भी उम्र के हैं उन सबको चाइल्ड की कैटेगरी में रखा गया है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय न्याय संहिता 2023 में दंड के प्रावधानों में कौन सा नया प्रावधान जोड़ा गया है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो अपना बीएनएस है, इसमें नया कॉन्सेप्ट जोड़ा गया है कम्युनिटी सर्विस का। ठीक है, सामुदायिक सेवा के अपराध को एक बार जोड़ा गया है इसमें, पहले नहीं था आईपीसी में। आईपीसी में जो पनिशेबल जो ऑफेंस के लिए पनिशमेंट दे रखी है वो सारी पनिशमेंट इसमें भी थी, बीएनएस में भी। लेकिन बीएनएस में एक और ऐड किया है, कम्युनिटी सर्विस, यानी कि सामुदायिक सेवा को ऐड किया है। तो ऑप्शन है इसका सही हुआ। सर ये सामुदायिक सेवा क्या होती है, कम्युनिटी सर्विस क्या होती है? कम्युनिटी सर्विस का मतलब होता है 6 छोटे छोटे कोई अपराध होते हैं ना, उनके लिए ऐसी सजा देना, जैसे कोई ग्राउंड साफ करवा लेना, या पौधे लगवा देना, या सड़क वो क्या कहते हैं उनको, ट्रैफिक पुलिस के साथ बिना वेतन के काम करवा लेना। ऐसे काम जो समाज के हित के लिए हो, ठीक है, ताकि उस छोटे छोटे अपराध के बदले में उसको भी सजा मिले हल्की सी। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसको भी इग्नोर किया जा सके। ये नया कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया जुड़ा गया है इसमें। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय न्याय संहिता 2023 कौन सी संहिता है? देखो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट सवाल है। अब जो पहली बार बिल रखा गया था वो तो 11 अगस्त को रखा गया था। वो बिल विड्रॉ किया था हमने 12 दिसंबर को, यानी कि वो बिल तो नहीं बना कानून। उसके बाद हमने दूसरा बिल 12 दिसंबर को ही रखा था, वो बना है। तो ये सेकंड संहिता है। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, भारतीय न्याय संहिता 2023 का विधेयक पहली बार कब संसद में रखा गया था? व्हेन वाज द बिल ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 फर्स्ट प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट? पहली बार पार्लियामेंट में कब रखा गया था? पहली बार रखा गया था 11 अगस्त 2023 को, शीतकालीन सत्र मानसून सत्र में रखा गया था। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय न्याय संहिता शब्द व्यक्ति शब्द की परिभाषा में शामिल है। देखो पर्सन शब्द में दोनों टाइप के पर्सन आ जाएंगे। ये पर्सन बहुत ज़्यादा वाइड है, इसको समझना पड़ेगा। पर्सन में नेचुरल पर्सन तो आते ही हैं, ठीक है, नैसर्गिक व्यक्ति तो आते ही हैं, आप हम हो गए, और आर्टिफिशियल पर्सन भी आते हैं, जैसे कंपनी, निगम, ये सारे भी आते हैं। तो ऑप्शन है पुरुष, स्त्री, ट्रांसजेंडर। हाँ, अभी एक और बात बता देता हूँ, जेंडर न्यूट्रल करके बीएनएस में ट्रांसजेंडर को भी नया एक जोड़ा गया है, ये भी कॉन्सेप्ट है। कृत्रिम व्यक्ति, निगम, ये भी जोड़े गए हैं। तो ऑप्शन ए, बी, सी तीनों सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल कितने अपराधों के लिए सजा के प्रावधान को बढ़ाया है? पनिशमेंट कितने अपराधों में बढ़ाई है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके बेरेट से नहीं मिलेगा, आपको कॉन्सेप्ट से ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सजा के प्रावधानों को बढ़ाया है टोटल 83 ऑफेंसेज में, 33 ऑफेंसेज में, मैं गलत भूल गया, 33 ऑफेंसेज में पनिशमेंट को इनहेंस किया गया है, यानी कि सजा के प्रावधानों को बढ़ाया गया है 33 अपराधों के लिए। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल कितने अपराधों में न्यूनतम सजा के प्रावधानों को लागू किया गया है? यानी कि कितने ऐसे अपराध है जिसमें मैंडेटरी मिनिमम पनिशमेंट के कॉन्सेप्ट को जोड़ा गया है? इतने अपराधों के लिए तो सजा देनी ही पड़ेगी। तो अभी नए बीएनएस में टोटल 23 ऐसे अपराध हैं जिसमें मिनिमम मैंडेटरी पनिशमेंट जोड़ा गया है कॉन्सेप्ट, यानी कि 23 अपराधों में जज को सजा देनी ही पड़ेगी, न्यायालय को सजा देनी ही पड़ेगी। तो ऑप्शन है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल कितने अपराधों में जुर्माने के प्रावधान को बढ़ाया गया है? इन हाउ मेनी ऑफेंसेज हैव द फाइन प्रोविजन बिन इंक्रीज इन भारतीय न्याय संहिता 2023? तो ऑफेंसेज के लिए फाइन बढ़ाया गया है, टोटल 83 ऑफेंसेज में, यानी कि 83 अपराधों में फाइन को बढ़ाया गया है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय न्याय संहिता को किस दिनांक से लागू किया गया? देखो ये इन्फोर्समेंट डेट है, आपको बेरेक्ट में नहीं मिलेगी। बेरेक्ट में आपको इनेक्टमेंट एक्ट मिलेगी, इनेक्टमेंट डेट मिल जाएगी। इनेक्टमेंट डेट तो मैंने आपको बता दी है 25 दिसंबर 2023,
बीएनएस को लागू किया गया था, लेकिन इन्फोर्समेंट डेट आपको बेयर एक्ट में नहीं मिलेगी, ये आपको याद रखनी है और सबको याद है। और ये है आपके 1 जुलाई 2024। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय न्याय संहिता 2023 किस आपराधिक कानून की जगह पर आया है? ये भी बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ये सरल क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। द भारतीय न्याय संहिता, ये जो नई कोड है, ये इसने रिप्लेस किया आईपीसी को, इंडियन पेनल कोड 1860 को। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय न्याय संहिता 2023 क्या है? अब देखो, आईपीसी इंडिया में मेन क्रिमिनल सब्सटेंटिव लॉ था, यानी कि आपराधिक कानून था जो मौलिक कानून था। मौलिक कानून का मतलब होता है अपराध भी क्या कहते हैं हम दो भागों में बांट सकते हैं कानून को। विधि की 2 शाखाएं होती है, एक होती है मौलिक शाखा, एक होती है आपके प्रक्रियात्मक शाखा। मौलिक में क्या होती है? मौलिक शाखा में उसको कहेंगे हम जिसमें किसी व्यक्ति के अधिकारों और दायित्वों को परिभाषित किया जाता है, ठीक है। और उन परिभाषित अधिकारों और दायित्वों को लागू करने की प्रक्रिया कौन बताता है? प्रक्रिया का निर्धारण करेगा प्रक्रियात्मक विधि। तो सब्सटेंटिव लॉ हो गया, एक दूसरा प्रोसीजरल लॉ हो गया। सब्सटेंटिव लॉ में भी फिर मेन 2 ब्रांचेस बन जाती है, क्रिमिनल सब्सटेंटिव लॉ और सिविल सब्सटेंटिव लॉ। तो क्रिमिनल में अपना मेन जो था वो आईपीसी था, जिसको रिप्लेस किया अभी बीएनएस में। तो अभी बीएनएस जो है वो मेन सब्सटेंटिव लॉ है, ठीक है। तो सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ है, ये आपको ध्यान में रखना है। आपराधिक मौलिक कानून, तो सर वो कौन से हो गए? आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, वो हो गया सिविल सब्सटेंटिव लॉ, टीपीए हो गया सिविल सब्सटेंटिव लॉ। पूरा डिस्क्राइब करूंगा मैं अच्छे से, जब जैसे जैसे अपन सब्जेक्ट कवर करेंगे अच्छे से तैयारी करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इसका जो आंसर है वो रहेगा सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय न्याय संहिता 2023 का विस्तार है। व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023? तो ये तो संपूर्ण भारत पे लागू हुई है, तो ऑप्शन ए होल ऑफ इंडिया सही आंसर होगा, क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 बना है, उसके बाद से सारे एक्ट अपने इंडिया के जम्मू कश्मीर पर भी लागू होते हैं, यानी कि पूरे इंडिया में लागू होते हैं। पहले तो होता था कि आईपीसी लागू होती थी, आईपीसी के लिए अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा मैं, पूरा डिटेल वीडियो होगा, ठीक है। आईपीसी जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होती थी, वहाँ पर रणबीर पेनल कोड चलता था, ठीक है। तो अब तो पूरे भारत में ही बीएनएस लगती है। क्वेश्चन नंबर 17, ए जो भारत का नागरिक, ऐसे क्वेश्चन भी इलस्ट्रेशन बेस्ड बना के पूछे जाते हैं। ए जो भारत का नागरिक है, अमेरिका में बी की हत्या करता है, वह हत्या के लिए विचारित, यानी कि उस पर ट्रायल और दोष सिद्ध यानी कि कॉन्विक्टेड किया जा सकता है, ठीक है। तो ये भारत का नागरिक है, अमेरिका में जाकर के बी की हत्या करता है, तो क्या उसको भारत में उस पर ट्रायल चलेगा? क्या उसको कॉन्विक्ट किया जाएगा? क्या ऐसा सवाल है? ऐसा कॉन्सेप्ट है हमारे पास? बिल्कुल है। अगर वो भारत के किसी भाग में पाया जाता है, ठीक है, आपको सेक्शन 1 में पढ़ना है, आपको सेक्शन 1 में ही मिल जाएगा, बीएनएस की सेक्शन 1 में, ये उसमें ही सब क्लॉज मिल जाएगा आपको, ठीक है। वहीं तो वहाँ ये है भारत से परे किए गए अपराधों में जिस पर बीएनएस लागू होती है। बीएनएस का कोई अपराध भारत के बाहर भी आप कर रहे हो तो वो उस पर बीएनएस लागू होगी, ठीक है। तो भारत के किसी भाग में अगर ए पाया जाता है तो फिर उसके ऊपर ट्रायल भी चलेगा, उसको कॉन्विक्ट भी किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार अपराध की प्रवृत्ति में सबसे आवश्यक तत्व कौन सा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट कौन सा होता है जो अपराध के लिए किसी कार्य को, रॉन्गफुल एक्ट को क्राइम बनाता है, ऑफेंस बनाता है, ठीक है। तो एक्ट तो 2 तरह के होते हैं, या तो लीगल होगा, लॉफुल होगा, या अनलॉफुल होगा। अनलॉफुल एक्ट हो सकता है, अगर अनलॉफुल एक्ट में अगर इंटेंशन होता है, गिल्टी इंटेंशन का मतलब होता है मेंसरिया का होना। अगर मेंसरिया है, ठीक है, तो फिर वो अपराध बनेगा, अदरवाइज अपराध नहीं बनेगा, ये बात ध्यान रखना है। एक्टस नॉन फेसिट ट्रियम निसी मेंसिट्रिया, ये एक लैटिन की मैक्सिम है, वो ये कहती है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक कि उसका मन भी दोषी ना हो, यानी कि उसका इंटेंशन ना हो। बिना इंटेंशन के अपराध बन ही नहीं सकता। तो अपराध बनने के लिए गिल्टी माइंड का होना भी जरूरी है, गिल्टी एक्ट का भी होना जरूरी है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, किसी आपराधिक षड्यंत्र के लिए, क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी के लिए भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत न्यूनतम कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है?
अकॉर्डिंग टू भारतीय न्याय संहिता 2023, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड फॉर अ क्रिमिनल कॉन्स्पेरेसी। भी देखो क्रिमिनल कॉन्स्पेरेसी के लिए मिनिमम कितने पर्सन चाहिए आपको, 2 चाहिए, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्पेरेसी एक व्यक्ति तो कर नहीं सकता, तो कम से कम 2 चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिनिमम 2 लोग तो आपको चाहिए मिनिमम, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय न्याय संहिता 2023 में भ्रष्टाचार के खिलाफ कौन सा नया प्रावधान जोड़ा गया है। अब भ्रष्टाचार को लेकर के भी, ये जो करप्शन है इसको लेकर के प्रोविज़न इसको ऐड किया गया है। 10 नए अपराधों को जोड़ा गया है, ठीक है। 19 प्रोविजंस को हटाया गया है बीएनएस से। तो ये जो ऑप्शन है, भ्रष्टाचार को रोकना और ये सुनिश्चित करना कि व्यक्तिगत लाभ के लिए न्याय में अवरोध ना आए, ये बढ़िया कॉन्सेप्ट जोड़ा गया है। ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, भारतीय न्याय संहिता 2023 में कौन से नए प्रकार के अपराध शामिल किए गए हैं। संगठित अपराध, ऑर्गेनाइज क्राइम तो जोड़े गए हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को भी जोड़ा गया है, डेटा चोरी को भी जोड़ा गया है, ठीक है, और मॉब लिंचिंग को भी जोड़ा गया है, एक मैं अलग से बता रहा हूँ आपको, और स्नैचिंग को जोड़ा गया है, ऑनलाइन फ्रॉड तो है ही है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ए बी सी तीनों सही है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय न्याय संहिता 2023 किस अनुच्छेद के तहत संविधान के मौलिक अधिकारों के अनुरूप बनाया गया है। तो आपको बताना, अंडर विच आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन वाज भारतीय न्याय संहिता 2023 मेड इन अकॉर्डेंस विथ फंडामेंटल राइट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, ऐसे कॉन्सेप्ट बेरेट से बाहर हटके, ठीक है। ऐसा नहीं होता हर बार कि हर बार ही इलस्ट्रेशन बना के पूछ ले, कुछ इस बार अलग से पूछा जा सकता है, तो आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन ए आर्टिकल 13, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, भारतीय न्याय संहिता 2023 में बलात्कार के मामलों में सजा की न्यूनतम अवधि कितनी है। देखो, अभी जो नया कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज द मिनिमम पनिशमेंट फॉर रेप केसेज अंडर भारतीय न्याय संहिता 2023। अभी रेप केसेस के ऊपर बहुत स्ट्रिक्टली कानून लेकर के आए हैं और मिनिमम सजा जो है वो 10 साल की गई है। तो ऑप्शन सी, ये बेरेट देख के भी आप कर सकते हो, बेरेट का आपको यूज भी करना है अगर आपके पास में बेसिक नॉलेज है, ठीक है। ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं बनेगा, कम बनेगा, आपको एक बार वीडियो से बेसिक कॉन्सेप्ट खींचना है, पढ़ना है, अपने दिमाग को अच्छे से बेसिक नॉलेज के लिए तैयार करना है। उसके बाद बेरेट आपके साथ में होंगे तो आप आंसर दे पाओगे अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय न्याय संहिता 2023 में सामूहिक दंगे के लिए कौन सी सज़ा निर्धारित की गई है। देखो, सामूहिक दंगे जो है, मास जो होते हैं दंगे, ये जो दंगे, इसके लिए मिनिमम पनिशमेंट जो है वो 2 साल के लिए इसकी पनिशमेंट। ये तो वैसे बेरेट से देख के बता सकते हो, लेकिन बेरेट देख के हर बार क्वेश्चन नहीं देखना है, जितने आते हैं उतने करने हैं। लेकिन कोई बार ऐसा भी सवाल होता है जो बेरेट समय खा जाता है, जो अपने को सीधे आते हैं तो सीधे सवाल आंसर देना है। 2 साल का इसका पनिशमेंट है, और अगर उसमें घातक हथियारों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो हथियारों के साथ फिर उसकी बढ़ जाएगी पनिशमेंट, 5 साल की हो जाएगी। तो इसका आंसर तो अभी ऑप्शन नहीं रहेगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय न्याय संहिता 2023 में किस धारा के तहत राजद्रोह यानी कि सेडिशन को हटाकर नए प्रावधान शामिल किए गए हैं। तो कौन सी धारा थी सेडिशन के लिए, वही अपनी पुरानी वाली एक्ट में धारा थी, कोड में सेक्शन 124A। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अभी जो है वो नई धारा जोड़ी गई है, उसको वो मैं आपको बता देता हूँ। पुरानी वाली धारा तो वो थी, ठीक है। नई धारा है आपके 150, ठीक है। बीएनएस की ये भी ध्यान रखना है, ये सीधे सेक्शन से पूछी जाती है। तो सेडिशन को हटा करके नया प्रावधान जोड़ा गया है, सेक्शन 150 धारा 150। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय न्याय संहिता 2023 में हत्या के लिए न्यूनतम सजा कितनी तय की गई है। मर्डर के लिए मिनिमम पनिशमेंट कितनी। व्हाट इज द मिनिमम पनिशमेंट फॉर मर्डर अंडर द भारतीय न्याय संहिता 2023। मृत्युदंड, आजीवन कारावास, जुर्माना या कोई न्यूनतम सजा तय नहीं की गई है। तो ये जो क्वेश्चन आता है ये बहुत अच्छे सवाल है। देखो, कोई भी न्यूनतम सजा तय नहीं की गई, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। मृत्युदंड भी दिया जा सकता है, ठीक है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दिया जा सकता है, साथ में फाइन तो लगेगा ही। और एक और बात, आपके इम्प्रिजनमेंट 2 तरह के होते हैं, रिग्रेस होता है, एक सिंपल होता है। जब तक ट्रायल चल रहा है तब तक सिंपल रहेगा,
ट्रायल ख़त्म होते ही, जैसे आपकी सज़ा आपको किसी एक्यूज को कॉन्विक्ट कर दिया जाता है, एक्विट कर दिया तो ठीक है, कॉन्विक्ट कर दिया तो फिर उसको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट ही दिया जाएगा। ये भी कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, कठोर कारावास, रिग्रेस को हम कहते हैं कठोर कारावास। भारतीय न्याय संहिता 2023 में नए कानूनों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नए कानून का मुख्य उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्ट इसलिए लेकर के आए थे ताकि हम कानूनी प्रक्रिया को थोड़ा सिंपल कर सकें, सिंप्लीफिकेशन करने के लिए, भ्रष्टाचार को खत्म, करप्शन को रोकने के लिए, न्याय में जो है वो स्पीडी ट्रायल के लिए हम लेकर के आए, थोड़ा न्याय सुलभ हो जाए लोगों के लिए। तो ऑप्शन ए बी सी तीनों सही है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय न्याय संहिता 2023 में आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की परिभाषा को संशोधित करके क्या जोड़ा गया है? ये पूछ क्या रहा है, ठीक है। what was added by redefining लाइफ इम्प्रिजनमेंट इन भारतीय न्याय संहिता? देखो, भारतीय न्याय संहिता में बीएनएस में आजीवन कारावास का मतलब हो गया शेष प्राकृतिक जीवन काल के लिए कारावास, इम्प्रिजनमेंट फॉर द रेस्ट ऑफ द कॉन्विक्ट नेचुरल लाइफ। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। हाँ, 20 साल तो होता ही है, ठीक है, मान लेते हैं, डायरेक्ट में भी आपको कई जगह 20 साल, लेकिन जो इसका रियल इसमें रीडिफाइन किया गया है तो वो रेस्ट ऑफ द कॉन्विक्ट नेचुरल लाइफ के लिए किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय न्याय संहिता में मॉब लिंचिंग के लिए अधिकतम सजा क्या है? मॉब लिंचिंग होता क्या, ये भी समझना पड़ेगा। नया अभी जोड़ा है, अभी पहले नहीं था अपन आईपीसी में, अभी बीएनएस में ही जोड़ा गया है। मॉब लिंचिंग का मतलब होता है कि भीड़ किसी व्यक्ति को किसी भी रूप, रंग, जाति भेदभाव करके या किसी भी तरह के मामलों में भीड़ जो है वो किसी व्यक्ति की हत्या कर देती थी, तो ये मॉब लिंचिंग होता था। तो बहुत से केसेस बढ़ रहे थे, तो बढ़ने के बाद हमारे भारत के पीएम ने, माननीय प्रधानमंत्री ने एक अच्छा कॉन्सेप्ट ये जोड़ा गया बीएनएस में पीएम के द्वारा। पीएम ने कॉग्निजेंस लिया है इस पर कि ये जो क्या कहते हैं मॉब लिंचिंग के केसेस बढ़ रहे हैं तो इनको रोकना चाहिए। तो इनको रोकने के लिए बीएनएस में ये कॉन्सेप्ट डाला गया है। मॉब लिंचिंग के लिए सबसे बड़ी जो मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो मृत्युदंड हो सकती है, आजीवन कारावास भी हो सकता है, और दंड तो लगेगा ही, साथ में जुर्माना तो लगेगा ही, फाइन लगेगा ही। ऑप्शन डी, तीनों बातें सही है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय न्याय संहिता 2023 में अपहरण यानी कि किडनैपिंग के मामलों में सजा का प्रावधान क्या है? किडनैपिंग की बात की जा रही है। किडनैपिंग, एब्डक्टिंग अलग अलग होते हैं, व्यापहरण अलग होता है, अपहरण अलग होता है। व्यापहरण में 18 साल की लड़की, 18 से कम की लड़की, 16 से कम के लड़का और अनसाउंड माइंड का लड़का, ठीक है, उसको ले जाया जाता है बहला करके, फुसला करके, उसके गार्जियन की कंसेंट के बिना, उनकी गार्जियन के लॉफुल कस्टडी से उसको हटाया जाता है वहाँ से, ठीक है, बहला करके, फुसला करके, इसमें फोर्स का प्रयोग नहीं होता है। और किडनैपिंग अलग है। किडनैपिंग किसी भी वो उसको किडनैपिंग कहते हैं, व्यापहरण को हम कहते हैं किडनैपिंग, ठीक है, ये गलत यहाँ पे टाइप हो गया। व्यापहरण को हम कहेंगे किडनैपिंग और अपहरण को कहते हैं एब्डक्टिंग। एब्डक्टिंग में अपहरण का मतलब हो गया किसी भी उम्र के व्यक्ति को आप ले जा मतलब वो ले जा रहा है, कंटिन्यूज अपराध होता है, ये चलने वाला, लगातार चलने वाला अपराध होता है। लेकिन इसमें ये प्रावधान भी है कि इसमें हिंसा का प्रयोग किया जाता है। सबसे बड़ी बात, व्यापहरण में हिंसा नहीं होती है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, और अपहरण में हिंसा का प्रयोग होता है, किसी भी उम्र का हो सकता है, लगातार चलने वाला अपराध होता है। तो 7 से 20 वर्ष तक का कारावास, ठीक है जी, ये इसकी मिनिमम पनिशमेंट है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी तो आपके पास डायरेक्ट है ही है, मैंने नोट्स भी दिए हैं, इस पर पूरा डिटेल में अपने इतना अच्छे से लिखा हुआ है नोट्स में कि आप एक बार पढ़ के आपको पूरा बीएनएस समझ में आ जाएगा। तो आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए, मैं करवा दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे भी, टेलीग्राम ग्रुप पे भी, और ठीक है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर कोई व्यक्ति अपराध करते समय मद्यपान की स्थिति में हो तो क्या उसे भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत दोषी माना जा सकता है? इफ अ पर्सन इज इंटॉक्सिकेटेड व्हाइल कमिटिंग अ क्राइम, कैन ही बी हेल्ड गिल्टी अंडर BNS 2023? क्या उसको गिल्टी माना जा सकता है? अगर उसने खुद से कंज्यूम की है, ठीक है, यस, इफ ही वाज इंटॉक्सिकेटेड वॉलेंटरली, यानी खुद से अगर उसने मद्यपान किया है, शराब पिया है और फिर कमिट करता है तो फिर हो जाएगा अपराध,
ठीक है, फिर जनरल एक्सेप्शन में नहीं आएगा। तो इसका आंसर तो यही है, ऑप्शन ए, ठीक है। और अगर वो गलती से या उस गलती से नहीं, कोई और उसको उसके विल के अगेंस्ट, उसके कंसेंट के अगेंस्ट उसको इंटॉक्सिकेटेड करता है, ठीक है, उसकी उस पर दबाव बना करके, ठीक है, धमका करके, फिर वो नशे की हालत में कोई अपराध करता है, तो फिर उसके लिए वो जनरल एक्सेप्शन में चला जाएगा, लेकिन उसको तो पकड़ा ही जाएगा, उसको तो पनिशमेंट मिलेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ऐसा व्यक्ति जिसने खुद से कंज्यूम किया हो और फिर वो जाकर के अपराध कमिट करता है, तो उसके लिए फिर उसको सजा दोषी माना जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, बीएनएस के तहत हत्या और गैर इरादतन हत्या, ये मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड की बात कर रहा है। बहुत बारीक सा डिफरेंस होता है। मर्डर क्या होता है, कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है। होमिसाइड दो तरह के होते हैं, या तो लॉफुल होंगे या अनलॉफुल होते हैं, ठीक है, आपको समझना है। कल्पेबल होमिसाइड का मतलब होता है आपराधिक मानव वध, हिंदी में कहते हैं। मर्डर का मतलब होता है हत्या। इनके बीच में क्या अंतर होता है, देखो पढ़ते हैं। मैं आपको डिटेल में आईपीसी में पढ़ा दूंगा अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट, और इस पे मैंने पूरा क्या कहते हैं नोट्स भी बनाया जो आपको मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए मैं आपको सीधे आंसर बता देता हूँ। हत्या में इरादा होता है और गैर इरादतन हत्या में नहीं होता है। दोनों में इंटेंशन होते हैं, ये बात आपको समझनी होगी। आपराधिक मर्डर में होता है, कल्पेबल होमिसाइड में भी इंटेंशन होता है। ऑप्शन बी, हत्या में पूर्व नियोजन होता है, हाँ प्री प्लानिंग होती है मर्डर में, लेकिन कल्पेबल होमिसाइड में पूर्व प्लानिंग नहीं होती, यानी कि प्री प्लानिंग नहीं होती है, ठीक है। ये इसका सही आंसर होगा। सी ऑप्शन क्या है, हत्या में गंभीर चोट, ये तो है ही है, हत्या मर्डर में होता ही है, और आपराधिक मानव वध में भी ऐसा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि मर्डर में प्री प्लानिंग होती है, पहले से प्लानिंग होती है, कल्पेबल होमिसाइड में प्लानिंग नहीं होती है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ये इसका सही आंसर होगा, ठीक है। बाकी सारे ही एक्ट जो होते हैं वो मर्डर ही माने जाएंगे, सिवाय मर्डर में फोल नहीं करना चाहिए आपके, अगर 5 एक्सेप्शन हैं, ठीक है। पहला क्या है, वही पहला ये आपको मैं बता देता हूँ। ये कुछ ऐसे 5 तरह के आपके एक्सेप्शन हैं, जिसमें अगर कोई मामला फॉल कर जाता है तो वो हत्या की कैटेगरी में नहीं आएगा, वो चला जाएगा आपराधिक मानव वध में। जैसे आपने अपने प्राइवेट डिफेंस राइट को एक्सेस कर लिया, ठीक है, तो आपका मामला चला जाएगा आपका ये अपने कल्पेबल होमिसाइड में। कोई लोग पब्लिक सर्वेंट है, उसने अपनी ड्यूटी का मिसयूज कर लिया, अपने ड्यूटी में एक्सेस कर गया, तो हो जाएगा। कंसेंट के साथ किसी को मार दिया, ठीक है, तो कल्पेबल होमिसाइड में चला जाएगा, ठीक है। और सडन प्रोवोकेशन हो गया, अचानक मतलब गंभीर प्रकोपन में होकर के किसी की हत्या कर ली, ठीक है, तो वहाँ पर मेंसरिया बनने की संभावना नहीं बनती, अचानक ही हो गया, तो वहाँ तुरंत मेंसरिया बन जाता है, लेकिन प्री प्लानिंग नहीं होती, इस वजह से आपराधिक मानववध बन जाएगा। और 5वां आपके रहेगा वो कि 2 लोग बैठे, सडनली झगड़ा हो जाता है, ठीक है, तो उसमें अगर किसी की व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वो आपराधिक मानववध में चला जाएगा। ये मैंने आपको 5 बातें बता दी अच्छे से, इसका आंसर भी बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को अवैध रूप से प्रतिबंधित करना बीएनएस 2023 में क्या कहलाता है। व्हाट इज इलीगल रेस्ट्रिक्शंस ऑन अ पर्सन फ्रीडम कॉल्ड अंडर बीएनएस 2023। देखो, बीएनएस में किसी व्यक्ति को गलत तरीके से बंधक बनाना कहलाता है, ये कहलाएगा आपके रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट भी हो सकता है, रॉन्गफुल रेस्ट्रिक्शन भी हो सकता है, यानी कि सदोष अवरोध और सदोष परिरोध दोनों हो सकते हैं। सदोष अवरोध क्या होता है सर, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट क्या होता है, किसी व्यक्ति को एक ही दिशा में जाने से रोकना, वो जिस दिशा में जा रहा है ना उस दिशा में जाने से रोकना रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट कहलाता है। और किसी व्यक्ति को चारों दिशाओं में जाने से रोकना, किसी कमरे में बंद कर दिया, तो ये कहलाएगा रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, ये भी एक पनिशेबल ऑफेंस है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, बीएनएस 2023 में डकैती कब मानी जाती है। देखो, अब डकैती को और ऐसे 2-3 ऐसे कंसोलिडेट कर दिया गया है, इन एक जैसे लूट हो गई, डकैती, इन सब को कंसोलिडेट करके एक नया कॉन्सेप्ट जोड़ा गया है बीएनएस में। ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। डकैती कब होती है, जब 5 या 5 से ज़्यादा लोग लूट करते हैं। तो सर लूट क्या होती है, लूट में क्या होता है, लूट में हिंसा होती है, सामने वाले व्यक्ति को मार करके, पीट करके, धमका करके, ठीक है, उसका ज़बरदस्ती उससे उसकी चल संपत्ति को छीना जाता है उसकी इच्छा के विरुद्ध,
और उसको मारा जाता है, उसके साथ में हिंसा की जाती है, तो ये तो लूट हो जाती है। जब वो लोग लूट 5 लोग मिल के करते हैं तो उसको हम डकैती कहते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गया। डकैती कब होगी? जब 5 या 5 से ज़्यादा लोग, ये 5 लोग वाला कॉन्सेप्ट 5% वाला आपको वहाँ भी हो जाएगा, CRPC में भी और BNSS में भी। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये आपके इसमें ही, सॉरी इसी में बता रहा हूँ, इसी में ही जब आपके रॉन्गफुल असेंबली बनती है, अनलॉफुल असेंबली बनती है, तो वो भी 5 लोगों से ही बनती है। वो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को डराना धमकाना BNS 2023 के तहत क्या कहलाता है? ठीक है, व्हाट इज इट कॉल्ड अंडर BNS 2023 व्हेन अ पर्सन इंटिमिडेटेड और थ्रेटन्स अनदर पर्सन? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिमिनल इंटिमिडेशन, आपराधिक धमकी। किसी को डराना, किसी को धमकाना आपराधिक धमकी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, BNS 2023 के अनुसार जबरन वसूली, एक्सटॉर्शन और चोरी थेफ्ट में क्या अंतर है? एक्सटॉर्शन, देखो सबसे पहले आप समझ लो, चोरी अगर आपको आ गया तो एक्सटॉर्शन आ जाएगा, फिर लूट भी आ जाएगा, फिर डकैती भी आपको आ जाएगा। चोरी का मतलब होता है किसी व्यक्ति की सहमति के बिना, ठीक है, उसकी कंसेंट के बिना उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी को, यानी कि चल संपत्ति को उसके कब्जे से हटा देना। ठीक है, ये होता है चोरी। जैसे मैंने इंटेंशन के साथ में किसी व्यक्ति के मोबाइल को उसकी कंसेंट के बिना हटा लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? ये चोरी हो जाएगा। बस उसके बैग में पड़ा था, मैंने बैग को खोला, मैंने उसकी कंसेंट के बिना उसके मोबाइल को हटा लिया, ये हो गई चोरी। अगर मैं उसको डराता कि अगर तुमने मुझे इतने रुपए नहीं दिए तो मैं तुम्हारे बेटे को ब्रिज से नीचे फेंक दूंगा, वो अभी भी मेरे आदमियों के पास में है। या ऐसा हो सकता है कि अगर तुमने ये काम नहीं किया, ये नहीं किया, तो मैं तुम्हारे खिलाफ डिफामेशन एक जो है वो क्या मानहानिकारक लेख लिखूंगा। तो ये क्या होता है? जबरन वसूली होता है, एक्सटॉर्शन हो जाता है इसमें। ठीक है, तो चोरी में बल का प्रयोग नहीं होता है और जबरन वसूली में डर का प्रयोग होता है। ये बात आपको अच्छे से समझनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जबरन वसूली में डर का उपयोग किया जाता है, डर का प्रयोग होता है, डराया जाता है आगे वाले व्यक्ति को, लेकिन चोरी में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत कौन से अपराध नहीं आते? कौन से नहीं आएंगे? सारे शरीर के विरुद्ध किए जाने वाले अपराध आ जाएंगे, संपत्ति के विरुद्ध किए जाने वाले अपराध आ जाएंगे, राजद्रोह के अपराध आ जाएंगे, लेकिन नहीं आएंगे विशिष्ट या स्थानीय विधि द्वारा परिभाषित अपराध इसमें नहीं आते हैं। आपको ये भी समझना होगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत संपत्ति किसी व्यक्ति के कब्जे में मानी जाएगी। कब मानी जाएगी? कि किसी व्यक्ति के पोजीशन में कोई प्रॉपर्टी है, या तो उसके खुद के कब्जे में हो तभी मानी जाएगी, या उसकी वाइफ के कब्जे में हो, या उसके सर्वेंट के कब्जे में हो, ठीक है, या उसके क्लर्क के कब्जे में हो। ये सारे अगर उसके कब्जे में है, उन सब के कब्जे में, तो मानी जाएगी उसी के पोजीशन में है। तो ऑप्शन ए, बी और सी, ए बी दोनों सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर सी, उपयुक्त दोनों ए और बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत लोक सेवक शब्द, देखो अब पब्लिक सर्वेंट है, ये जो पब्लिक सर्वेंट है ये आपके ऑलरेडी दे रखा होगा बेरेक्ट में। ठीक है, तो आपको इससे डरना नहीं है, बेरेक्ट में डेफिनेशन सारी दे रखी पूरी। भारतीय नौसेना, सेना, वायुसेना का हर आयुक्त अधिकारी तो होता ही है लोक सेवक, न्यायाधीश भी होता है, सरकार की सेवा में होकर वेतन प्राप्त कर रहा है तो वो भी होगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन मैं आपको पब्लिक सर्वेंट के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेता हूँ। वो व्यक्ति जो सरकार से वेतन ले रहा है, एक तो वो माना जाएगा, एक वो जिस पर सरकार ने पब्लिक ड्यूटी लगाई हो, जैसे सरपंच हो गया। लोग ये नहीं दे रखा होगा बेरेक्ट में आपको, तो आपको बताना है। ठीक है, और जैसे विधायक नहीं आता है और मंत्री सांसद आ जाते हैं, सारे के सारे मुख्यमंत्री आ जाता है, ये भी है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। ये सारे जो हैं वो पब्लिक सर्वेंट के लिए आपको यही क्राइटेरिया को लगाना है कि एक व्यक्ति जो सरकार से वेतन ले रहा है वो तो होगा ही पब्लिक सर्वेंट। दूसरा पब्लिक सर्वेंट वो माना जाएगा जो व्यक्ति जिस पर सरकार ने ऐसे पब्लिक वेलफेयर के लिए पब्लिक ड्यूटी यानी कि लोक कर्तव्य का वो कर्तव्य डाला हो उसके ऊपर। ठीक है, लगाया हो, बाध्य किया हो लोक कर्तव्य के लिए। तो जैसे सरपंच वगैरह हो गए, ये आते हैं आपके पब्लिक सर्वेंट में। विधायक नहीं आता है, सांसद आता है, मुख्यमंत्री आता है। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। पुलिस बल का होमगार्ड भी आता है। ठीक है, होमगार्ड की बात कर रहा हूँ मैं, कांस्टेबल की बात तो नहीं कर रहा हूँ, कांस्टेबल तो आएगा ही, वो तो सैलरी रहता है। होमगार्ड भी आता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत लोक सेवक नहीं है, कौन नहीं है? प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा चिकित्सा अधिकारी नहीं होता, नगर पालिका का पार्षद नहीं होता, सरकारी संस्था का अध्यक्ष, सहकारी संस्था कोऑपरेटिव सोसाइटी का हेड नहीं होता। ये ऑप्शन तीनों सही है, ये पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में नहीं आते। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत इनमें लोक सेवक है, कौन है? पुलिस बल का होमगार्ड बिल्कुल होता है, किसी प्राइवेट कारखाने का चौकीदार नहीं होता है, फिल्म स्टार का अंगरक्षक नहीं होता है, किसी अपार्टमेंट का चौकीदार वो भी नहीं होता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, भूमि वे चीज़ें जो भूबद्ध हो या भूबद्ध किसी चीज़ से स्थायी रूप से जकड़ी हुई हो, ठीक है, तो क्या कहलाती है? ये हमने टीपीए में बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है, पढ़ा हुआ है हमने टीपीए को। भूमि में क्या क्या आता है? भूमि में भूमि आती है, भूमि से मिलने वाला लाभ आता है, भूमि से जुड़ी हुई सारी वस्तुएं आती है, लेकिन क्या नहीं आता? स्टैंडिंग टिम्बर नहीं आता, ग्रोइंग क्रॉप्स नहीं आती, ग्रास नहीं आता। ये सारा आपने अच्छे से पढ़ा होगा टीपीए में, आपने सेक्शन 3 में। हालांकि सेक्शन 3 में सारी डेफिनेशन दे रखी है, आपके इमूवेबल प्रॉपर्टी की दे रखी है, आपके नोटिस की दे रखी है, ठीक है, और एक्शनेबल क्लेम की दे रखी है, सारी दे रखी है। हम पढ़ेंगे अच्छे से टीपीए को भी आगे, लेकिन अभी फिलहाल पूछ रहे हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि भूमि और उससे जुड़ी हुई चीज़ें, ठीक है, ये सब किस में आती है? इमूवेबल प्रॉपर्टी। ऐसी प्रॉपर्टी जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता, उसे हम कहते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी, स्थावर प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 43, विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाभ जिसका वैध रूप से हकदार अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति न हो। इलीगल एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी वेयर राइटफुल ऑनर हैज नो क्लेम इज कॉल्ड रॉन्गफुल गेन। ऑप्शन ए सदोष अभिलाभ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, जो कोई इस आशय से कार्य करता है कि कोई व्यक्ति को सदोष अभिलाभ कारित करें या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करें, वो कहलाता है हु एक्ट इंटेंडिंग टू कॉज wrongful gain to someone और wrongful loss to another is called, क्या कहलाएगा? बेईमानी पूर्वक कार्य कर रहा है, ठीक है, डिसऑनेस्टली कार्य कर रहा है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, जो व्यक्ति एक चीज़ को दूसरी चीज़ के समान इस आशय से करता है कि वह प्रवंचना करें, वह कहलाता है, एक को दूसरे के जैसा बना देता है तो हम कहेंगे उसको कूटकरण, ठीक है, जैसे 500 रुपये के नकली नोट बना लेना, सेम एज इट इज़ वैसे वैसे बनाना, ठीक है, दस्तावेज भी हो सकते हैं, तो ये होता है आपके कूटकरण, ठीक है, इसको कहेंगे ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों, चिन्हों के साधन द्वारा अभिव्यक्ति वर्णित की जाए तो हम क्या कहेंगे? उसे हम कहते हैं दस्तावेज। दस्तावेज की ये डेफिनेशन है, ठीक है, ऑप्शन बी। अब दस्तावेज में बीएनएस में ये भी ऐड किया, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज को भी ऐड किया है, ई डॉक्यूमेंट को भी हमने इस बीएनएस में ऐड किया है। नेक्स्ट, मूल्यवान प्रतिभूति कहलाती है वैल्यूएबल सिक्योरिटी, जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान रखना, इसको मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। मूल्यवान प्रतिभूति ये क्या होती है? इसमें सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें एक डॉक्यूमेंट आएगा। सबसे पहली बात अपने दिमाग में ये बतानी है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी में सबसे पहले डॉक्यूमेंट आता है। उस डॉक्यूमेंट से क्या होगा? या तो किसी के राइट्स बढ़ जाएंगे, ठीक है, अधिकारों का विस्तार होगा, दूसरा क्या होगा? अधिकार खत्म हो जाएंगे। ये हो सकता है, दो चीज़ें हो सकती है, या तो अधिकार समाप्त हो जाएंगे, अधिकार बढ़ जाएंगे, ठीक है, या कोई एक्नॉलेजमेंट हो जाएगी किसी अधिकार को लेकर के। तो आपको समझना है दस्तावेज को। अगर आपने समझ लिया दस्तावेज वैल्यूएबल सिक्योरिटी में आता है, मूल्यवान प्रतिभूति में आता है, वो क्या करता है? किसी के अधिकार को बढ़ा देता है या अधिकारों को समाप्त करता है दस्तावेज। तो आपको वैल्यूएबल सिक्योरिटी के कोई भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे, चाहे जुडिशरी का एग्जाम हो, चाहे एआईबी का एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। तो ऑप्शन है जहाँ कोई दस्तावेज से कोई विधिक लीगल अधिकार, लीगल राइट सर्जित होते हैं, विस्तृत होते हैं, अंतरित होते हैं, ट्रांसफ़र भी हो सकते हैं, निर्बंधित हो सकते हैं, निर्वासित किया जा सके, छोड़ा जा सके, ये भी हो सकता है, ठीक है। जहाँ दस्तावेज से कोई व्यक्ति ये स्वीकार करता है कि वो विधिक दायित्व के अधीन है, ये भी है। जहाँ दस्तावेज से कोई ये स्वीकार करता है कि वो अमुक अधिकार नहीं रखता है, ठीक है, तो ये भी है। तो उपयुक्त तीनों सही हैं। सती शब्द ऐसी अपानी का द्योतक है जो अवैध रूप से कारित हुई है। डैमेज रेफर्स टू हार्म कॉज इलीगली। तो डैमेज में फिर आ जाएगी तीनों, शरीर के प्रति, संपत्ति को भी और ख्याति को भी, गुडविल को भी, रेपुटेशन को भी होता है, जिसके लिए मानहानि हमने डिफामेशन पढ़ेंगे। तो ऑप्शन ए, बी, सी तीनों सही है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, मृत्यु दंडादेश का लघुकरण किया जा सकेगा
तो मृत्यु दंडादेश का क्या लघुकरण किया जा सकता है? डेथ पनिशमेंट को कैसे बदला जा सकता है? कोई नहीं, एक बार अगर दे दिया डेथ पनिशमेंट, ठीक है, किसी को मृत्युदंड दे दिया है तो कौन उसका लघुकरण कर सकता है? मृत्युदंड का लघुकरण हमेशा ही समुचित सरकार करेगी, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करती है। ये आपको ध्यान में रखना है। सवाल अक्सर सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ऐसे ही सवाल जो सीधे पूछे जाते हैं अपने सीधे नंबर आते हैं, ठीक है, एआईबी के एग्जाम में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, समुचित सरकार द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। जब कारावास और जुर्माना दोनों ही लगाया जाता है, ठीक है, तब जुर्माना न देने पर कारावास की अवधि कितनी होगी? When both imprisonment and fine are imposed, the period of imprisonment is, if fine is not paid, will be कितना होगा? देखो दोनों ही लगाए गए हैं, इम्प्रिजनमेंट भी, कारावास की दंड भी दिया गया है और जुर्माना भी लगाया गया है। और जुर्माना न देने पर कारावास की अवधि बढ़ जाएगी 1/4 भाग से, ठीक है, 1/4, जितना भी दंड है उसका 1/4 करेंगे, तो ऑप्शन है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। एकांत परिरोध की अवधि होगी। द पीरियड ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कैन बी। अब क्या होता है सर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट? ये भी पढ़ा दो। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का मतलब होता है कि ऐसा इम्प्रिजनमेंट जो जिस सेल में अकेले को रखा जाता है, कैदी को, अकेले कैदी को रखा जाता है। उसमें होता क्या है, वो अगर मान लो 6 महीने से कम है तो 1 महीने की दे सकते हैं, और 6 महीने से ज़्यादा है, 1 साल तक है, तो उसको हम मैक्सिमम 2 महीने तक दे सकते हैं। 2 साल, 1 साल से ज़्यादा है, तो 1 साल से ज़्यादा है, 1 साल तक का है, तो हम 3 महीने मैक्सिमम, और 3 महीने में भी एक साथ नहीं दे सकते हैं एकांत कारावास, जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाते हैं जो भी एक्यूज होता है उसको, ठीक है। तो हम 14 डेज़ के लिए देते हैं, 14 डेज़ यानी कि 14 दिनों के लिए एकांत कारावास में रखा जाता है। ये तब रखा जाता है जब सज़ा सुना देता है, जब जज एक बार के लिए, ठीक है, ट्रायल पूरी हो जाती है, जब सज़ा सुनाई जाती है तब एकांत परिरोध में रखा जाता है। एकांत सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होता है, तो 3 महीने से अधिक नहीं होता है, और एक बार में 14 दिन से अधिक नहीं होता। दोनों कॉन्सेप्ट हमने करवा दिया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। कोई बात अपराध नहीं है। कब अपराध नहीं है? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 10 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाए। देखो ये तो तब पता चलेगा कि 10 साल से कम का है और वो अपराध को समझने में सक्षम है या नहीं है। 10 से या तो 7 से 12, ठीक है, ये बात आपको अच्छे से समझनी है। तो ये तो नहीं है, ये 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाए तो अपराध नहीं मानी जाएगी। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। कमिटेड बाय ए चाइल्ड बिलो 7 ईयर्स, ये इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन 7 से 12 साल जैसे जाएंगे हमको ये समझना होगा कि क्या उस बच्चे को, चिल्ड्रन को या चाइल्ड को ये बात समझ में आ सकती थी कि किसी चाकू से किसी व्यक्ति की हत्या भी हो सकती है। अगर उसको पता है, नॉलेज है उसका, तो उसको दंडित किया जाएगा। उसको नॉलेज ही नहीं है तो उसको दंडित नहीं किया जाएगा, पनिश नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मिलता है, किसे मिलेगा? प्राइवेट डिफेंस। भाई केवल शरीर की प्रतिरक्षा के लिए नहीं मिलता, केवल संपत्ति के लिए नहीं मिलता, शरीर संपत्ति दोनों के लिए मिलता है, ठीक है, प्रॉपर्टी के लिए भी मिलता है, बॉडी के लिए भी मिलता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। वह व्यक्ति जो अपराध का दुष्प्रेरण करता है कहलाता है। अपराध को, अब दुष्प्रेरण सर क्या होता है समझा दो। अब जैसे मेरे को अपराध नहीं करके किसी बच्चे के थ्रू अपराध कराना हो तो मैं बच्चे को कहूँगा जा उसकी थाली में जहर मिला ले, तो ये क्या हो गया? ये दुष्प्रेरण हो गया, ठीक है। तो मैं जो कर रहा हूँ मुझे क्या कहेंगे? अबेटर कहेंगे, अबेटर, ठीक है। तो दुष्प्रेरक कहा जाऊँगा मैं। ऑप्शन है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जब कभी विधि विरुद्ध जमाव अनलॉफुल असेंबली द्वारा उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, वहाँ हर सदस्य दोषी होगा। Whenever unlawful assembly uses force or violence to advance its common objective, every member is guilty of, उसका आंसर हो जाएगा बलवा करने का, ठीक है। ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा। बलवा क्या होता है सर? जब 5 लोग इकट्ठा होकर दंगा करते हैं, हिंसा करते हैं, उसको बलवा कहते हैं। दंगा क्या होता है सर? दंगा का मतलब होता है जब 2 लोग सार्वजनिक जगह पर लड़ रहे हो, कम से कम 2 लोग, तो उसको दंगा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, न्यूसेंस कारित होने पर क्षति होती है। अब न्यूसेंस हमने टॉट में पढ़ा था। न्यूसेंस का मतलब होता है डिस्टर्ब करना, रात के 10 बजे 12 बजे के बाद डीजे बजाना, जोर जोर से आवाज़ करना, रास्ता रोक लेना किसी का, आम जनता के लिए जो रास्ता बना हुआ उसको अपने निजी स्वार्थ के लिए डिस्टर्ब, लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए रोक देना। ऐसे मोहल्ले में कारखाना लगा लेना जहाँ बहुत ज़्यादा पीस हो, पढ़ने वाला हो,
जैसे स्कूल के पास में कारखाना है, बहुत ज़ोर से आवाज़ आ रही है, ये क्या है, ये न्यूसेंस में आते हैं। न्यूसेंस दो तरह के होते हैं, एक होता है पब्लिक, एक होता है प्राइवेट। तो विशिष्ट व्यक्ति भी को भी क्षति हो सकती है, जन साधारण को भी क्षति हो सकती है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ए एक गड्ढे पर, इलस्ट्रेशन आ गया आपके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ए एक गड्ढे पर लकड़ियाँ व घास इस आशय से बिछाता है कि इत्र द्वारा मृत्यु कारित करें, या ये ज्ञान रखते हुए बिछाता है कि संभाव्य है कि मृत्यु कारित हो। बी ये विश्वास करते हुए उस भूमि पर सुदृढ़ है, उस पर चलता है और उसमें गिर पड़ता है, मारा जाता है। क्या होगा, देखो, ए प्लेसेस वुड एंड ग्रास ऑन अ पीट इंटेंडिंग टू कॉज डेथ और नोइंग डेथ में अकर। क्या होगा, बी फॉल्स एंड डाइज। अब ये जो है सीधे सीधा पूछा जाता है, आपको बताना है हत्या है या आपराधिक मानववध है, मर्डर है या कल्पेबल होमिसाइड, बस इतना बताना, कुछ नहीं करना। ये इतना बड़ा यही पूछ रहा है, ऐसे सवाल आते हैं, ठीक है। तो ये आपके कल्पेबल होमिसाइड है, ये मर्डर नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। आपराधिक मानववध का अपराध होगा, ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट, कैसे होगा ये मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा या फिर आईपीसी वाले वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। अभी के लिए टाइम बहुत कम लग रहा है मेरे को, और क्लासेस लेनी है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि पूरे डिटेल में नोट्स भी पढ़ सकते हो, आपको नोट्स भी मैंने प्रोवाइड करवाए हैं। आपराधिक मानववध हत्या नहीं होती है जब, ये देखो सारे एक्सेप्शन आ गए। एक बात तो आपको समझना है कि वो सारे काम जिसमें किसी की हत्या हो रही है, सामने वाले की जान जा रही है, वो सारे मर्डर है। बस एक बार के लिए तो ये समझना है आपको, लेकिन फिर आपको ये समझना है कि 5 बातें भी याद हो सकती है, 5 बातें लागू हो गई तो फिर आपराधिक मानववध यानी कल्पेबल होमिसाइड में मामला चला जाएगा। पहला, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, गंभीर और अचानक प्रकोपन, एक्सेस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का अतिक्रमण हो जाएगा, तब भी वो मर्डर नहीं माना जाएगा, ठीक है। फिर लोक सेवक के कार्य सम्मति से मृत्यु होना, सहन करना हो, मतलब कि वो एक्सेस कर जाता है, ठीक है, सहमति नहीं होती है, एक्सेस कर जाता है। लोक सेवक का कार्य जो एक्सेस होता है, सम्मति यानी कि कंसेंट हो जाती है, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, ए बी सी, आंसर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, ए बी पर तलवार से ऐसा घाव करता है जिससे प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित होना अधिसंभाव्य है। जहाँ जहाँ संभावनाएं होगी वहाँ वहाँ आपराधिक मानववध होगा, लेकिन ये भी समझना है कि संभावना किस तरह की है। ये नहीं कि ऐसी संभावना हो कि मर भी सकता है या मर सकता है, दोनों ही बातें आपको समझनी है। परिणाम स्वरूप बी की मृत्यु हो जाती है। ए बी पर तलवार से ऐसा घाव करता है जिससे प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित होना अधिसंभाव्य हो, परिणाम स्वरूप बी की मृत्यु हो जाती है। ए का कृत्य क्या हो जाए, ए का कृत्य हत्या होगा, मर्डर में आ जाएगा, और वही अगर वो लाठी से करता तो आपराधिक मानववध में चला जाता। इंटेंशन यहाँ दिखी जाएगी, सब्जेक्ट उसके पास में क्या है, तलवार अगर है तो तलवार से ये बात सबको पता होती है कि तलवार का घाव होगा तो वो मर ही जाएगा सामने वाला। अगर किसी व्यक्ति ने तलवार से कोई घाव दे दिया ना, तो और ये भी लिखा हुआ है कि सामान्य अनुक्रम में मृत्यु हो जानी है उसकी, हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हत्या के अपराध के मामले में कौन सा कथन सत्य है। जो मर्डर है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस तो होता ही है, साथ में नॉन बेलेबल भी होता है, ठीक है, नॉन कंपाउंडेबल भी होता है, ये भी बात ध्यान में रखनी है। तो गैर जमानतीय संघीय अपराध होता है, ट्रायल बाय सेशन कोर्ट होता है, ठीक है, तीनों बातें सही हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस भी होता है, नॉन बेलेबल भी होता है, ठीक है, नॉन कंपाउंडेबल भी होता है, ट्रायल बाय सेशन कोर्ट भी होता है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, बी को दीवार से घिरे हुए स्थान में प्रवेश कराकर ए उसमें ताला लगा देता है। इस प्रकार बी दीवार की परिसीमा से बाहर नहीं जा सकता। ए ने अपराध किया है। देखो, बी ने क्या कर दिया, ए को ऐसे घर में बंद कर दिया जहाँ ताला लगा दिया, ठीक है, वो उस भवन के बाहर ही नहीं जा सकता, चारों दिशाओं में जाने से रोका है, तो ये फिर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हो जाएगा, सदोष परिरोध, ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर होगा। मैं सेक्शन नहीं बता रहा हूँ क्योंकि सेक्शन तो वैसे ही आपके बेरेक्ट में दे रखी है, बेरेक्ट आप साथ में लेकर के जाओगे, तो सेक्शन अगर पूछ ले तो बेरेक्ट से बता देना, ईजी कॉन्सेप्ट है वो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, 18 वर्ष से कम आयु की लड़की को उसके संरक्षक की सहमति के बिना बहला करके ले जाना, जिसकी एज 18 वर्ष से कम है। टेकिंग अवे अ गर्ल अंडर 18 विदाउट गार्जियन कंसेंट इज क्या कहलाएगा, एबडक्टिंग,
ये देखो, ये या किडनैपिंग, या तो व्यापरण में आएगा या अपहरण में आएगा। तो देखो वो हो जाएगा किडनैपिंग में, यानी कि ये तो मिसटाइप हो गया, आप इसको मत समझो, मैं आपको समझा रहा हूँ। व्यापरण में आएगा, अपहरण में नहीं आएगा। अपहरण में नहीं आएगा, व्यापरण में ही आएगा। व्यापरण में 18 साल से कम की बच्ची को बेला फुसला करके उसके गार्जियन की लॉफुल कस्टडी से हटाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, व्यापरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यापरण का उदाहरण है। अगर विधिपूर्ण संरक्षक की सहमति के बिना ले, ये वही पूछ लिया वापस, 16 साल से कम का लड़का होना चाहिए, और अगर लड़की है तो उसकी एज 18 से कम होनी चाहिए, और या फिर अनसाउंड माइंड का कोई व्यक्ति हो सकता है। तो ऑप्शन ए, बी, सी तीनों सही है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, जो कोई किसी व्यक्ति को किसी स्थान से ले जाने के लिए बल द्वारा विवश करता है या किन्हीं प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा उत्प्रेरित करता है, बल का प्रयोग कर रहा है, तो अपहरण हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इंग्लिश वाले थोड़े गलत है, मिस्टेक है, लेकिन आप हिंदी वाले पढ़ो, उसको अपहरण ही कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, ए बी की भूमि पर स्थित पेड़ को बेईमानी से ले जाने के आशय से बी की अनुमति के बिना काट डालता है। ये बहुत बढ़िया इलस्ट्रेशन है, ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। ए ने कौन सा अपराध किया है? तो ए बी की भूमि में जाता है, उसका इंटेंशन भी गिल्टी रहता है, ठीक है, जा करके बी की कंसेंट के बिना उसके पेड़ को काट के लेके आ जाता है, ये कहलाती है चोरी। ठीक है, संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग नहीं माना जाएगा, न्यास भंग भी नहीं माना जाएगा। ऑप्शन डी चोरी का अपराध किया है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से उस व्यक्ति की सम्मति के बिना कोई जंगम संपत्ति बेईमानी से ले जाने का आशय रखते हुए वह संपत्ति ऐसे लेने को हटाता है, तो क्या कहेंगे? देखो ये भी चोरी ही कहलाएगी। वेन एवर डिसऑनेस्टली रिमूव मूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम अनदर पर्सन पोजेशंस विदाउट कंसेंट। देखो संपत्ति जो है वो मूवेबल होनी चाहिए, अचल संपत्ति की कभी चोरी नहीं होती, ध्यान रखना, ये तो पागलों वाली बात हो जाएगी। चल संपत्ति की ही होती है चोरी, ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, ए यह धमकी देता है कि बी ने उसको धन नहीं दिया तो वह बी के बारे में मान हानिकारक अपमान लेख प्रकाशित करेगा। अपने धन देने के लिए वो बी को इस प्रकार उत्प्रेरित करता है। तो ये क्या है? एक तरह की धमकी दे रहा है बी को कि अगर उसने नहीं दिया पैसा तो उसके बारे में अपमानजनक लेख यानी कि डिफामेशन लिखेगा, उसको पब्लिश करेगा। तो मान हानिकारक लेख, मानहानि भी दो तरह की होती है, लेबल होती है, स्लैंडर होती है। ये अपमान लेख की बात कर रहा है, अपमान लेख के द्वारा आप मानहानि करेगा, तो ये एक तरह की धमकी है, तो इसको हम कहेंगे एक्सटॉर्शन। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, जो कोई ऐसी संपत्ति में या ऐसी संपत्ति पर जो किसी दूसरे के कब्जे में है इस आशय से प्रवेश करता है कि वह कोई अपराध करे या किसी व्यक्ति को जिसके कब्जे में ऐसी संपत्ति है अभित्रष्ट, अपमानित या शुद्ध करे, कहलाता है। देखो ये बात ऐसी लैंग्वेज आएगी आपके AIB में, इसी तरह की लैंग्वेज आएगी, आपको झेलनी पड़ेगी। इंग्लिश भी आप हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत फ़ायदा है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी फ़ायदा है। सीधी लैंग्वेज आती है, इंग्लिश वालों को तो समझ में आ जाती है। Whoever enter into property in another possession intending to commit an offense or disturb, injury the possessor, he is। तो ये तो इजी लैंग्वेज समझ में आ जाएगी, लेकिन जो हिंदी वाले हैं उनको तो समझना होगा, दोनों लैंग्वेज पे अपनी कमांड बनानी है, इसलिए मैं दोनों लैंग्वेज में लेके आया हूँ। ये होता है अतिचार करना, जब कोई व्यक्ति बिना फालतू के ऐसे ही आपके रूम में चला गया तो टॉट हो जाएगा, उसका इंटेंशन नहीं था अपराध करने का, और अपराध करने के इंटेंशन से अगर आपकी कोई संपत्ति है वहाँ प्रवेश करता है तो उसको कहेंगे हम आपराधिक क्रिमिनल ट्रेसपास, इसके लिए सजा होती है, दंड होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से कौन सा कार्य गृह भेदन हाउस ब्रेकिंग होगा? आपराधिक अत्याचार के बाद सीधे आता है हाउस ब्रेकिंग। ठीक है, वाई के ग्रह की दीवार में छेद कर, वाई जो है वो एक्स की दीवार, ये अच्छे से मैं समझा देता हूँ, वाई एक्स के घर की दीवार में छेद करके उस छेद में अपना हाथ डालकर एक्स के घर में अत्याचार करता है। बिल्कुल ये भी है गृह भेदन का मतलब भी समझा देता हूँ मैं आपको, ये ऑप्शन ही क्यों बता रहा हूँ। देखो हाउस ब्रेकिंग का मतलब होता है खिड़की दरवाजे तोड़ के घुसना, सीढ़ियों से या रस्सी डाल के अंदर घर में चलना, ठीक है, प्रॉपर्टी में जाना, किसी भी चीज़ को तोड़ के, दरवाजे को तोड़ के, खिड़की को तोड़ के किसी भी तरीके से उस घर में उसकी संपत्ति में प्रवेश करना। तो चाहे छेद करके प्रवेश कर रहा हो दीवार में,
चाहे तल्लों के बीच में रैंक करके प्रवेश कर रहा हूँ पोत पर, ठीक है, चाहे वो खिड़की से प्रवेश कर रहा हूँ, तो ये सारे काम कहलाएंगे हाउस ब्रेकिंग यानी कि गृह भेदन कहलाएंगे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, मानहानि के अपवाद कौन से हैं? डिफामेशन दो तरह की होती है, किसी के बारे में गलत बातों को लिखना, ये होता है डिफामेशन। किसी की प्रतिष्ठा यानी कि रेपुटेशन को हम जब किसी की रेपुटेशन को ठेस पहुंचाते हैं, खराब करते हैं, ठीक है, और हमारा ये इंटेंशन भी रहता है, गिल्टी इंटेंट के साथ हम जानते हुए कि वो व्यक्ति सही है, फिर उसके बारे में डिफामेशन करते हैं, गलत बातें बोलते हैं, उसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, ये होता है डिफामेशन, ठीक है। तो ये दो तरह की होती है डिफामेशन, एक होती है आपकी लिबल, एक होती है स्लैंडर यानी कि अपमान लेख के द्वारा लिख करके पब्लिश किया जाता है, और एक होता है अपमान वचन के द्वारा। तो दोनों ही हैं, हमने टॉट में पढ़ा था अच्छे से। तो इसके एक्सेप्शन बताने कि कब कब ये बातें नहीं लगेगी। जब सत्य बात, सत्य कथन, लोक सेवक का लोक आचरण, लोक प्रश्न के संबंध में किसी व्यक्ति का आचरण बता रहा हूँ तो वो सत्य बात है, तो उस पर अपमानहानि नहीं लगेगा। न्यायालय की कार्रवाई का प्रकाशन, साक्ष्यों का आचरण, लोक प्रकृति के गुणावगुण, ये भी नहीं होता है। सद्भावी परिनिंदा, सद्भावी लांछन, सद्भावी अभियोग, ये भी नहीं होता। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। ये मैंने BNS के कॉन्सेप्ट अच्छे से कवर करवा लिए, सारे सवाल मैंने अच्छे से करवाए हैं कॉन्सेप्ट के साथ में, नए सवालों को भी जो ऐड किया उनको भी अच्छे से बताया है, ठीक है। इसके बाद और BNS का मैं लेकर के आऊँगा वीडियो। इसके बाद IPC पढ़ेंगे, धीरे धीरे हम इस पर कमांड बनाएंगे, और आपके 8 में से 8 नंबर पूरे आए। 2 नंबर नहीं आए तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आएंगे, कोशिश पूरी करेंगे कि 8 में से 8 नंबर आपके आए, ठीक है। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जो ज्वाइन कर लेना आप, इंस्टाग्राम चैनल भी बनाया हमने, और हमने कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हैं आपको, आप जुड़ सकते हो। अभी हमने फिलहाल व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, तो वहाँ पर भी PDF शेयर करता हूँ, स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे, ठीक है, ज्वाइन कर लो, बहुत काम का है, और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर लेना, मैं आपके डाउट को दूर कर लूँगा, ठीक है। इधर उधर कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लो, ठीक है, और कहीं पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, ठीक है, कोई भी रुपया चार्ज नहीं करते, ना व्हाट्सएप ग्रुप पे करते हैं, ना इंस्टाग्राम चैनल पे करते हैं, ना ही हम टेलीग्राम चैनल पे करते हैं, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, और EIB के लिए ही आपको तैयार करते हैं। तो EIB 20 के लिए बहुत अच्छे से तैयार करेंगे, एडवोकेसी रन करने के लिए। EIB बस क्लियर करना है, अपने को 60 नंबर लाके फ्री करना है, इसको फ्री करना है, ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद आपको ज़्यादा ऐसा नहीं कि हम कोई पेड सब्सक्रिप्शन ले लें, पैसे दे करके पढ़ लें, नहीं, मुझे पता है ऑलरेडी बार काउंसिल ज़्यादा पैसे ले रही, बेरेट के पैसे लगते हैं, वहाँ जाने के लिए पैसे लगते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, अपन इसको वैसे ही पढ़ के अच्छे से पढ़ेंगे। मैं लास्ट ईयर भी मैंने 19 में बहुत से बच्चों को क्लियर कराया है, इस बार भी बहुत से बच्चे क्लियर होंगे, ये उम्मीद है, ठीक है। धन्यवाद।